नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया है। इसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन के बारे में कहा है, यानी कि जो आरक्षण का वर्गीकरण है उसके बारे में एक टिप्पणी की है, जो कि बहुत लैंडमार्क है। इससे पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, पहली बार ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया है। ये जो जजमेंट है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री हो या मेंस हो, इस बारे में आपको कभी ना कभी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो समाज से जुड़ा हुआ है और सिविल सर्विसेज में समाज के ऊपर ही सवाल बनते हैं। इसीलिए जब भी कोई बहुत बड़ी घटना घटे समाज के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तो उसको ठीक से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक से उसको जांचना परखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के सवाल बनते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन क्या होता है, जजमेंट क्या दिया गया था, बल्कि ये भी जानेंगे कि इससे जुड़े हुए और दूसरे जजमेंट कौन से हैं, उन्होंने क्या बात बोली है, एग्जाम के लिए वो किस तरह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, संविधान क्या बोलता है, संविधान में कहाँ पर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की गई है, किस तरह की चीज़ें प्री में आ सकती हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरह पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होते हैं, पॉलिटिकल का राजनीति के मंच पे ये जो जजमेंट है वो किस तरह इसको देखा जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो लोग यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं और चाहते हैं कि वो अच्छा एग्ज़ाम दे सकें, अच्छी तैयारी कर सकें, तो उनके लिए एक बेसिक कोर्स से लेकर एडवांस कोर्स तक, यानी 10 महीने का पूरा कोर्स है, जिसमें एनसीईआरटी प्लस आपका करंट अफेयर्स प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में एडवांस कोर्स जो होगा प्री के लिए, वो सब आपको दिया जाएगा मात्र 2,999 में। एक ही बार पेमेंट करना है, 10 महीने का आपका कोर्स रहेगा, जिसमें आपको वीडियोज़, PDF, टेस्ट सब कुछ दिया जाएगा। साथ में दुनिया में पहली बार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट जो है वो आपको कराया था। इसमें आपको वीडियो के माध्यम से आपको होमवर्क दिया जाता है और फिर आपको एक एक सवाल पूछा जाता है। इसके लिए आप 8317040152 पर कॉल कर सकते हैं। बाकी जानकारी हम आपको मोबाइल पे दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या क्या मसला क्या था। देखिए, पंजाब में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है वाल्मीकि, और एक और कम्युनिटी है मजहबी सिख जिसे कहते हैं। ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं। अब शेड्यूल कास्ट में आने के बावजूद भी इनको रिजर्वेशन तो मिलता ही है, बट इसके बावजूद भी इनको जो फ़ायदा रिजर्वेशन के माध्यम से मिलना चाहिए था, या जितना अपलिफ्टमेंट इनका होना चाहिए था, उतना हो नहीं पाया, ऐसा आंकड़े कहते हैं। ऐसी समाज में जो डेटा आता है, जो या जो एनालिसिस होती है, उसमें बताता है कि वाल्मीकि समाज इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया जितना बाकी जो शेड्यूल SC में बाकी जो कास्ट है, जैसे कि जाटव हो गया या दूसरी कास्ट है, उन्होंने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया है। तो रिजर्वेशन का फ़ायदा एक पर्टिकुलर कास्ट को मिल रहा है और बाकी जो कास्टें हैं वो पीछे रह जा रही हैं। इसलिए पंजाब सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जो ऐसे कास्ट हैं जो पीछे रह गई हैं, उनको अलग से, मतलब रिजर्वेशन के अंदर ही, SC की रिजर्वेशन के अंदर ही एक और रिजर्वेशन बनाया जाए और उनको उसमें दिया जाए। यानी कि अगर मान लीजिए 15% रिजर्वेशन SC को मिल रहा है, तो 7% जो रिजर्वेशन होगा वो वाल्मीकि या मजहबी सिख या जो बाकी की जो पीछे रह गई कास्ट को होगा, और बाकी का 8% जो होगा बाकी नॉर्मल जो चला रहा वैसे होगा। इससे क्या होगा कि अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, जो पीछे रह गई हैं या जो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाया है, उनको फ़ायदा मिल जाएगा। ये बात पंजाब सरकार ने किया। अब ये जब चीज़ है, ये थोड़ा सा संविधान के अगेंस्ट गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है क्लासीफाई करने का, यानी कि वर्गीकरण करने का रिजर्वेशन को, क्योंकि रिजर्वेशन के बारे में जो भी मैटर है वो सेंटर गवर्नमेंट या राष्ट्रपति लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत कम पावर है। तो जब ये चीज़ हुई तो ये केस कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा चीज़ों को और एनालाइज करके ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को भी हक है, भले संविधान में नहीं लिखा है, बट स्टेट गवर्नमेंट को भी हक है। अगर और स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि भाई हमारे फैसले से, वर्गीकरण करने से किसी पर्टिकुलर सेक्शन को फ़ायदा हो सकता है, तो वो कर सकता है ये। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 7 जजों की बेंच को इस चीज़ को डेलीगेट किया कि इसको और फर्दर इस पर डिस्कशन किया जाए इसके अंदर। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। ठीक है, अच्छा, इसकी चीज़ें क्या क्या रही ये तो हम जानेंगे धीरे धीरे के, लेकिन ये मैटर तो खैर हो गया, लेकिन मैटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझिए कि एग्जाम में कितना सवाल आएगा। देखिए, प्री की अगर हम बात करते हैं तो प्री में जनरली जब ये कोई घटना घटती है तो वो ये सवाल पूछते हैं कि कोई घटना का कानूनी पक्ष या संवैधानिक पक्ष क्या है। तो जैसे कि हमने कहा कि जो कानूनी संवैधानिक पक्ष है, तो पूछेगा कि आपके भाई SC ST कहाँ पर SC ST का जो मेंशन है वो संविधान के किस आर्टिकल में बोला गया है। तो दोस्तों, आर्टिकल 335 में
आर्टिकल संविधान का जो आर्टिकल 335 है उसमें ये बोला गया है कि SC ST को नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो क्वालिटी है यानी कि जो एफिशिएंसी है उसमें फ़र्क ना पड़े, ठीक है। अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी का 100 नंबर पे कट ऑफ जा रहा है तो SC को थोड़ा सा रियायत देकर 90 पे कर सकते हैं कि 90 पे कट ऑफ उनका SC का होगा और जनरल का 100 का होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी का तो 100 पे कट ऑफ जा रहा है और SC का 10 पे जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इससे एफिशिएंसी ख़राब होगी। तो एफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए रियायत दी जाए कि SC को भी अपलिफ्टमेंट हो, वो भी सरकारी नौकरी में आ जाए। तो रिजर्वेशन का ये फंडा जो है वो आर्टिकल 335 हमें बताता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, सवाल आ भी चुका है इस तरह का सवाल, ठीक है। अच्छा, लेकिन और भी चीज़ें हैं कि भाई ये जो कास्ट हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट है। तो ये शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब क्या है? देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट अंग्रेज़ों ने लिस्ट तैयार की। शेड्यूल का मतलब है लिस्ट, कास्ट का मतलब है उस लिस्ट में जो कास्ट आती हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब वो आदिवासी जनजाति जो उस लिस्ट में आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लिस्ट में वो कास्टें आई जो सामाजिक रूप से अनटचेबल रही, यानी कि छुआछूत या उनका बहुत ज़्यादा बहिष्कार रहा और वो सामाजिक रूप से इकोनॉमिक रूप से या साइकोलॉजिकल रूप से बहुत पिछड़ी रह गई हैं, ठीक है। ऐसा वर्ग हमारे समाज में है, ऐसा एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो हिंदू कहते हैं सिस्टम में अनटचेबल रहे और अनटचेबिलिटी के कारण ही कि वो उतने पीछे रह गए, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के टाइम से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे करते फिर संविधान, जब देश आज़ाद हुआ तो फिर संविधान में इस चीज़ को और ठीक से लिखित में रखा गया और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट होगी या नहीं होगा, इसका फैसला कौन लेगा, जो प्री में सवाल आता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो कास्ट है वो शेड्यूल्ड कास्ट बन सकती है या नहीं बन सकती, इसका पहला जो फैसला करता है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन देता है, मतलब अब गवर्नर से बात करके पूछ पाछ के, अगर किसी स्टेट का मैटर है, जैसे मान लो यूपी की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है वो यूपी के गवर्नर से बात करके डिस्कशन करके एक नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी करेगा और उसको अगर ये अपनी रिपोर्ट में ये बात आती है कि ये जो कास्ट है पीछे रह गई है और अनटचेबल रही है, छुआछूत से इसने बहुत ज़्यादा इसको दिक्कतें ऐतिहासिक रूप से बहुत झेला है, तो इसको अपलिफ्टमेंट को करिए, इसको रिजर्वेशन की सूची में डाला जाए। अगर राष्ट्रपति को लगेगा तब ये चीज़ें होगी, तब होगी। राष्ट्रपति इस चीज़ का नोटिफिकेशन देता है, इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आता ही है, ठीक है। अच्छा, अब जो पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति ने अपना काम कर दिया, अब पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगा, किसी भी कास्ट को इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो पार्लियामेंट जारी करेगा। मतलब राष्ट्रपति ने अपने काम करने के बाद उसको मान लो किसी कास्ट को निकालना भी है, मतलब उसको आगे बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो गया, वैसे भी ऐसा तो हुआ अभी तक नहीं है, लेकिन उसको निकालना है तो एक काम पार्लियामेंट के हाथ में है। तो राष्ट्रपति और पार्लियामेंट दोनों मिलकर चीज़ें किसी भी कास्ट को जोड़ते हैं या निकाल सकते हैं उस लिस्ट से। स्टेट गवर्नमेंट का अभी तक इसमें कोई भी रोल नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के बाद ये बहस बढ़ गई है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 335 में हमने देखा कि नौकरी में रिजर्वेशन दिखा, और आर्टिकल 341 में हमने देखा शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में कि किस तरह नोटिफाई किया था, और आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में है, ठीक है। अच्छा, अब रिसेंटली जो कुछ 2-3 घटनाएं हुई हैं सॉरी, अभी तो रिसेंटली 2-3 जो केसेस आए हैं उसको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो रिसेंटली जो अगले 10-15 साल में जो चीज़ें हुई उसको रिजर्वेशन जुड़े हुए चीज़ें हैं, जो केसेस हैं उनको एनालाइज करना जरूरी है, तभी आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए, एक मिस्टर एम नागराज हैं, ठीक है, उनका केस है मिस्टर एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, इसमें ये बोला गया कि जो रिजर्वेशन है SC/ST का, मतलब प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन को मान्यता दी है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन को मान्यता दी है, बट 3 कंडीशन लगाई हैं। पहला कि क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए, यानी कि ऐसा डेटा हमारे पास होना चाहिए कि भाई वो उनका रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, या बैकवर्ड है या नहीं, मतलब डेटा के रूप पे होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब कि मान लीजिए कि कोई सरकारी नौकरी है, DM के 100 पोस्ट हैं, लेकिन SC जो DM है वो मात्र 4 हैं या 3 हैं, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 15% होना चाहिए, क्योंकि 15% रिजर्वेशन है, 100 DM में से 15 DM SC होना चाहिए, लेकिन मात्र 4 हैं, ठीक है। तो क्या होगा,
ये दिखा रहा है कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है एससीओ का वो कम है। तो पहला कंडीशन ये है कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हाँ भाई ठीक है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, साथ में वो बैकवर्ड हैं और उसका डेटा हमारे पास है, ठीक है, तब जाके, और एफिशिएंसीज की ख़राब नहीं हो रही, तीनों मिला के तब जाके किसी भी एसडीएम को प्रमोट, एसडीएम को एडीएम को प्रमोट करके डीएम ला सकता है, यानी कि उसको रिजर्वेशन में प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, 3 कंडीशन लगाई थी एम नागराज वाले केस में कि भाई आपके पास पहला तो ये हो कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दूसरा हो कि एफिशिएंसी ख़राब नहीं होनी चाहिए, और तीसरा कि आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए, तब जाके आप प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये एम नागराज का केस था। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि जो सरकार थी, सरकार ने इस बात को अपोज किया, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि भाई डेटा वेटा तो मिल नहीं पाता है, आपको पता है कि इतना ज़्यादा सर्वे ढंग से होता नहीं है, डेटा हो नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं ये पीछे से मतलब एक कहते हैं कि अननेसेसरी उसमें रोका जा रहा है कि उनको रिजर्वेशन ना मिल सके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। ठीक है, फिर चला गया मामला, केस आगे आता है, और एक केस और आता है जो जाना जो जर्नल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता केस 2018 का। जो नागराज का केस था वो 2006 का था, ये है लक्ष्मी गुप्ता का केस है 2018, जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता 2018 केस। इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें क्या रिजर्वेशन को बोला गया कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको कोई क्वांटिफेबल डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो एम नागराज के जो केस में बोला गया था कि डेटा होना चाहिए, बल्कि कि भैया कौन कितना पिछड़ा है, क्या है, तो ऐसा कोई कंडीशन हमारे जर्नल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता वाले केस में नहीं है। डेटा की ज़रूरत नहीं है, और अगर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो वहाँ पर प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन मिल सकता है, ये बात बोली गई है। लेकिन साथ में एक बात और बोल दी कि जनरल सिंह ने कि भाई क्या SC ST के अंदर क्रीमी लेयर होनी चाहिए। क्रीमी लेयर वो लेयर है जिसमें जो टॉप लेवल, जैसे कि मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट के अंदर कोई ऐसी कास्ट जो कि रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और अब बिल्कुल डेवलप्ड हो चुकी है, तो क्या एक ऐसी क्रीमी लेयर बनाई जा सकती है जो कि ओबीसी में है। ओबीसी में क्रीमी लेयर होती है जिसमें 8 लाख के ऊपर अगर आपकी फैमिली इनकम है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्या SC में होना चाहिए, SC ST में हो सकता है? ये बात जो है वो कोर्ट ने इस मैटर में बात की है, ठीक है। क्रीमी लेयर की बात दोस्तों बात करते हैं, अभी तो खैर चल रहा है। क्रीमी लेयर की बात करते हैं, सबसे पहले जो 1992 में इंदिरा सोनी केस आया था, उसमें ये बात हुई थी कि क्रीमी लेयर होने चाहिए, खासकर ये बैकवर्ड क्लास में था। तो ये कई बार पूछा था कि क्रीमी लेयर केस जो है कौन सा है, तो इंदिरा सोनी केस है 1992 का, जिसमें क्रीमी लेयर की बात आई थी। अभी तक सिर्फ OBC के अंदर है, लेकिन SC ST में अभी तक क्रीमी लेयर नहीं आई है, क्योंकि देखिए जो OBC को रिजर्वेशन मिलता है वो अलग मिलता है, वो इकोनॉमिक उनका जो दिक्कत है, या इकोनॉमिक और एजुकेशन फ्रंट में जहाँ, या इकोनॉमिक एजुकेशन जो सेक्शन में उनका पिछड़ापन है, इस कारण से उनको मिलता है। लेकिन SC ST को अनटचेबिलिटी कारण मिलता है, उनका बहिष्कार किया गया, छुआछूत के कारण उनको जो दिक्कत आई, इस कारण से उनको रिजर्वेशन मिलता है। दोनों के रिजर्वेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए क्रीमी लेयर जो है वो OBC में, और अभी तक क्रीमी लेयर SC ST वाले में नहीं आई है। आ सकती है, नहीं आ सकती, ये बात का फैसला होगा, देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन अभी तक फिलहाल SC ST में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये बात सब आपको मैंने क्लियर कर दी है। अच्छा, अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि क्रीमी लेयर जो है वो होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। अब दोनों का आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट समझते हैं। देखिए, पहले बोलते हैं कि जो लोग कहते हैं कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, वो कहते हैं कि रिजर्वेशन के कारण कुछ सेक्शन ऑफ कास्ट का अपना अपलिफ्टमेंट हुआ है, माना कि कुछ वर्ग हैं, जैसे कि अगर मैं SC की बात करता हूँ तो जाटव कम्युनिटी जो है उन्होंने रिजर्वेशन का फ़ायदा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उठाया है, ज़्यादा अवेयर हुए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इसका और अपना अपलिफ्टमेंट किया है, फाइनेंशियली सोशली सब कुछ इनका अपलिफ्टमेंट हुआ है, ये सच्चाई है। जिस तरह से OBC में यादव कम्युनिटी है जिसने रिजर्वेशन का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया है, ठीक है, ये अपलिफ्टमेंट है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो जिनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो ये तो है ही है, तो क्या वो क्रीमी लेयर बन सकते हैं क्या? तो ये क्रीमी लेयर के जो कॉन्सेप्ट के फेवर में है, ये बात बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं कि आर्टिकल 3 बोलता है ये कि आर्टिकल 3 बोलता है कि भाई ठीक है, नौकरी में रिजर्वेशन है, लेकिन उसमें मेरिट को भी तवज्जो देनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिजर्वेशन बिना मेरिट के, या जैसे हम बात करें जो एफिशिएंसी की, तो वो एफिशिएंसी और मेरिट की बात भी करता है। तो ऐसा तो नहीं क्या कि आप सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पर मेरिट को अनदेखा कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 3 भी बोलता है। साथ में बोलता है कि जो
पिछड़े रह गए हैं, जो शेड्यूल कास्ट है जो पीछे रह गए हैं, तो उनको भी तो आगे लाना है ना, तो उनको भी तो तवज्जो देनी है। तो आप वो लोग क्रीमी लेयर अगर हटेगी, कुछ एक वर्ग हटेगा, तो दूसरे लोग हैं वो आगे आएंगे। ऐसा ना हो कि फिर रिजर्वेशन कुछ ही लोगों तक रह जाए और बाकी लोग पिछड़े रह जाए। ये जो बोलते हैं वो क्रीमी लेयर के पक्ष में बोलते हैं, ये आर्गूमेंट्स आते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके अगेंस्ट भी आते हैं, जो क्रीमी लेयर इन शेड्यूल कास्ट में, ये वो बोलते हैं कि देखो भाई, ये पहली बात तो समझो कि जो रिजर्वेशन है ना, ये कोई एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम नहीं है, यानी कि गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है कि यानी कि मान लीजिए 100 डीएम होने हैं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से 15 डीएम एससी होने चाहिए। यहाँ गरीबी की बात नहीं हो रही है, गरीबी के लिए हमारे पास दूसरे हैं, इंदिरा आवास योजना, नेहरू आवास योजना, ये जब गरीबी के लिए मनरेगा, ये सब होता है गरीबी के लिए। लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। ये बात जो क्रीमी लेयर के एंटी क्रीमी लेयर के जो सेक्शन है वो बात करता है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप आर्टिकल 335 की बात तो करते हो कि भाई एफिशिएंसी होनी चाहिए, मेरिट के अंदर होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि 12,000 से ज़्यादा केसेस हैं जो ये दिखाते हैं कि SC ST जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन का उनको सामना करना पड़ रहा है, यानी कि भेदभाव का सामना उनको नौकरी के अंदर करना पड़ रहा है। तो किस मेरिट की आप बात कर रहे हो? आप एक तो बात करते हो मेरिट की, लेकिन जो बंदा सेलेक्ट होकर आया है, जो मेरिट कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, उस बेचारा वो वहाँ पर भी आके डिस्क्रिमिनेशन को झेलना पड़ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो सही नहीं आ रहा है, ठीक है। और तीसरा कहते हैं कि भाई जैसे मैंने बोला कि OBC और SC के रिजर्वेशन में फ़र्क है। जो OBC का रिजर्वेशन है वो एजुकेशन और इकोनॉमिकली जो फ्रंट में जो पीछे रह जाने के कारण हुआ है, लेकिन SC का रिजर्वेशन है वो अनटचेबिलिटी से निकल के आता है, सामाजिक रूप से पीछे हो गए हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ उनका रिजर्वेशन दोनों अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं। क्रीमी लेयर सूट नहीं करता है SC ST के रिजर्वेशन के अंदर, ये पॉइंट बोलते हैं जो क्रीमी लेयर के खिलाफ है। ये आपको ये दोनों पॉइंट जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में मेंस में ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। भाई इतना विवाद हुआ, इतना बवाल हुआ, अब क्या है राजनीति, ये खैर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो क्लासिफिकेशन और रिजर्वेशन की बात करते हैं कि भाई या क्रीमी लेयर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि उनका जो फेवर है वो कहता है कि भाई जो रिजर्वेशन है ना, वो कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग के पास रह जाए, बाकी लोगों को भी आना चाहिए। जैसे कि जो बाकी लोग पीछे रह गए हैं, जो SC के अंदर या ST के अंदर जो पीछे रह गए हैं, उनको भी बराबर से मौका मिलना चाहिए और सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के हाथ न रह जाए रिजर्वेशन, ऐसा ये लोग बोलते हैं पॉलिटिकल लेवल पे। लेकिन जो इसके खिलाफ बात करते हैं वो ये बोलते हैं कि ठीक है, आप बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हो कि भाई बाकी लोग आने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो SCs का रिजर्वेशन को डिवाइड करके जो उनकी दलित एकता है, दलित मूवमेंट है, यानी जो एक दलित होकर एक जो वोट बैंक के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, आप कहीं ना कहीं उस दलित मूवमेंट को आप कमज़ोर कर रहे हो। ये काउंटर आर्गूमेंट होता है जो क्रीमी लेयर या इस तरह की बातों के खिलाफ आते हैं, कि आप दलित मूवमेंट को कमज़ोर कर रहे हो, कि दलित आपस में लड़ लेंगे और फिर सत्ता में हासिल नहीं कर पाएंगे, या दलित एक अपने आप में वोट बैंक नहीं बन के रह जाएगा और उसकी जो पॉलिटिकल महत्व वो खत्म हो जाएगा। ये बात काउंटर आर्गूमेंट में कही जाती है। अब ये सब बातें आपको समझनी है, जाननी है, पूरा मैटर को मैंने समझा दिया गया है, थोड़ा सा और विधायक में से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ये इतना कहना चाहूँगा ख़त्म करने से पहले कि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया कि आर्टिकल 335, आर्टिकल 341, आर्टिकल 340, 42 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से सवाल पूछ सकता है आपसे, मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से मेंस में आपसे पूछ सकता है, तो ढंग से आप इस टॉपिक को आप कवर कीजिएगा। बाकी कुछ और समस्या हो आपको तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं इसमें रिप्लाई करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।